दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर नहीं है कि संसद क्यों नहीं चल पा रही है। जिस तरीके से अडानी कांड को लेकर और जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष एकजुट है, नारे लगा रहा है, उससे कोई शिकन सत्ता के माथे पर नहीं है। चर्चा और चिंता तो राजनीतिक गलियारे में, वह भी लाल दीवारों के भीतर, यानी रायसीना हिल्स के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर गृह मंत्रालय का दफ्तर हो। चिंता और शिकन इस बात को लेकर है कि अगर कर्नाटक गंवा दिए तब क्या होगा, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा ट्रिगर है जिसके ऊपर 2024 के चुनाव का भविष्य भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। कर्नाटक एक ऐसे राजनीतिक बैटल के तौर पर उभर रहा है जिसमें कांग्रेस के तमाम राजनीतिक प्रयोग की पहली बड़ी परीक्षा कर्नाटक में होनी है। और बीजेपी जो अभी तक दिल्ली के जरिए कर्नाटक का खेल करती रही और बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर भी उसे कोई शह और मात देने की स्थिति में कर्नाटक के भीतर से निकल नहीं पाया, चाहे वो येदियुरप्पा ही क्यों ना हो, जिन्होंने एक वक्त बीजेपी के लिए रास्ता बनाया, फतह दिलाई। लेकिन नई परिस्थितियां शायद इन लाल दीवारों के भीतर डराने वाली है। 6 बार प्रधानमंत्री इस बरस कर्नाटक की यात्रा कर चुके हैं, 4 बार गृह मंत्री भी जा चुके हैं, और अब जो शुरुआत होनी है उसमें दर्जनों यात्राएं प्रधानमंत्री की होनी है, दर्जनों से ज्यादा बार यात्राएं गृह मंत्री की होनी है। जेपी नड्डा भी लगातार कर्नाटक के गलियारों में घूम रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है कि अगर कर्नाटक गया तो दक्षिण का दरवाजा बंद और बीजेपी की पहचान या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पहचान इस देश के साथ नहीं जुड़ पाएगी। केरल का दरवाजा बीजेपी के लिए खुला नहीं, तमिलनाडु ने कभी खोला नहीं, आंध्र प्रदेश में कहीं है नहीं, तेलंगाना में पीछे खड़ी है, और महाराष्ट्र के भीतर जैसे तैसे सरकार बनाकर अड़ी हुई है। तो ऐसे में कर्नाटक ही तो एकमात्र बचा है, और यह रास्ता उलझते चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जब पदयात्रा निकली तो उसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भीतर कर्नाटक में थिरकन पैदा की, और दूसरी तरफ कर्नाटक के भीतर वोटरों के जहन में भी यह सवाल आया कि 2018 के चुनाव में वह तो ये मानकर चल रहे थे कि दरअसल कांग्रेस और जेडीएस सरकार बना लेगी, लेकिन राज्यपाल ने खेल कर दिया। 104 सदस्यों वाली बीजेपी को 15 दिनों का वक्त दे दिया कि सरकार आप बनाइए, और दोनों एक साथ थे, यानी कांग्रेस और जेडीएस 117 विधायकों के साथ, बहुमत के साथ, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया और कर्नाटक में खेल हो गया। लेकिन यह खेल क्या दोबारा खेला जा सकता है? क्या किसी ऑपरेशन की तैयारी इन लाल दीवारों के भीतर चुनाव परिणाम आने के बाद को लेकर बन रही है? क्योंकि जिस बिसात के आश्रय चल रहे हैं उसमें 2-3 बातें गौर करने लायक इसलिए है क्योंकि पहली बार दिल्ली ये मान रही है कि दिल्ली के आश्रय कर्नाटक का खेल खेलना बेहद मुश्किल काम है। मुश्किल काम का मतलब है कि वहां के समीकरणों के आश्रय ही आपको चलना होगा। वो चाहे लिंगायत का जिक्र हो, चाहे वोकलिंगा वोटरों का जिक्र हो, चाहे ओबीसी का जिक्र हो या फिर दलितों का जिक्र हो, और उस कड़ी में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करना होगा। तो क्या वाकई बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन कर्नाटक के भीतर कई मायनों में इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि 2018 के बाद जितने प्रयोग कर्नाटक की सत्ता को पाने के लिए किए गए और जिनके जरिए सत्ता पाई गई, उनको ही एक झटका दे दिया गया। 2021 में येदियुरप्पा की कुर्सी चली गई, और मौजूदा वक्त का सच यह है कि येदियुरप्पा के बेटे हो या सामने बीजेपी के कद्दावर नेता सीटी रवि ही क्यों ना हो, सभी आपस में टकरा रहे हैं। विधायकों में होड़ लगी हुई है, यह जानते समझते हुए कि ऐलान करना पड़ा बीजेपी को कि हम किसी भी विधायक का टिकट काटेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ी लंबी कतार है जो जाने को तैयार है। या तो वो कांग्रेस में जाना चाहती है या जेडीएस के आश्रय खुद को कहीं गठबंधन के आश्रय बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। तो क्या कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पुख्ता हो चली है? और जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान किया है अपने उन वादों को लेकर, जो कह रही है हम आते ही इसे पूरा करेंगे, उसके दर्द के पीछे 3 बातें
कर्नाटक की खुले तौर पर उभर रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर बीजेपी को डरा रही है, और यह डर दिल्ली तक है। पहला बड़ा हिस्सा तो उस गरीबी मुफलिसी, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके को लेकर है, जिसको राहत और रियायत अब कैश के तौर पर देने का वायदा कांग्रेस कर रही है। दूसरी परिस्थिति बेरोजगारी को लेकर है, और यह हर कोई जानता है कि कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद रईस राज्यों में आता है, और शायद इसीलिए रईस राज्य के भीतर पॉलिटिशियन अक्सर रईस होते हैं, और रईस पॉलिटिशियन अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहते हैं, इस तरफ रहें या उस तरफ रहें। लेकिन 2021 के बाद से बीजेपी की सत्ता होते हुए भी ना तो आरएसएस से कोई संवाद, ना ही बीजेपी के पुराने नेताओं से कोई संवाद, और बीजेपी ने इस दौर में अपने तौर पर उन नेताओं को अब अभियान समिति से जोड़ दिया जो अपने अपने इलाके के बड़े नेता हैं। चाहे उसमें दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर लीजिए, वो शेट्टार भी हो सकते हैं, या फिर जो ताकतवर नेता हैं जो एक वक्त येदियुरप्पा के साथ भी थे, या फिर मौजूदा वक्त में जो धीरे धीरे प्रभावी हुए हैं, उसमें तेजस्वी सूर्या तक का जिक्र कर लीजिए। अभियान समिति का गुलदस्ता कुछ ऐसा बनाया गया कि पता ही नहीं चले कि चेहरा कौन है और रणनीति कौन है, सिवाय इसके कि दिल्ली के इशारों पर यह राजनीति चलनी चाहिए। लेकिन फिर अगला सवाल यह है कि क्या वाकई वोकलिंगा और लिंगायत के आश्रय बीजेपी कर्नाटक की अपनी राजनीतिक जमीन को बचा पाएगी? उन नेताओं को आगे बढ़ा रही है ये कहते हुए कि हमने देखी आपके समुदाय के भीतर से आधे दर्जन से ज्यादा को मंत्री बना दिया, तो क्या वोट मिलेगा? मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि करप्शन है, बेरोजगारी है, और इन सब के बीच कोई तालमेल बीजेपी के भीतर ही नहीं है। तो उस तालमेल को बैठाने के लिए 10 यात्राएं दिल्ली की, और उसमें अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जिक्र कर दीजिएगा तो यात्राओं की तादाद लगभग 1.5 दर्जन की हो जाएगी। इतनी यात्रा दिल्ली से निकलकर कर्नाटक में चुनाव के ऐलान से पहले तो चुनाव के बाद क्या होने वाला है? 40 कैबिनेट मिनिस्टर्स को डेरा डालना ही पड़ेगा कर्नाटक के भीतर में, और हर घंटे रैलियां आपको कर्नाटक में दिखाई देगी ही। प्रधानमंत्री कमोवेश हर तीसरे दिन कर्नाटक में नजर आएंगे ही। गृह मंत्री देश के अमित शाह कर्नाटक के भीतर लगातार कई दिनों तक नहीं बल्कि हफ्ते तक रहने का कार्यक्रम बना रहे हैं। नींद उड़ी हुई है या ये डर समाया हुआ है? आइए चंद पन्नों को इसलिए समझिए क्योंकि 2018 के चुनाव परिणाम में भी कांग्रेस के वोट प्रतिशत ज्यादा थे बीजेपी से। हालांकि कांग्रेस जीती थी 80 सीट और बीजेपी जीती थी 104 सीट। कांग्रेस को मिले थे 38% वोट, बीजेपी को मिले थे 36% वोट। लेकिन बात यह नहीं है, यह ट्रिगर 2024 का इसलिए भी है क्योंकि कल्पना के परे है कि कर्नाटक की 28 में से 25 सीट पर बीजेपी जीत गई 2019 में। यह स्थिति 2014 में नहीं थी, उस वक्त 17 सीटें उसने जीती थी, लेकिन अब 25 सीटें जीत चुकी हैं और परसेंटेज ऑफ वोट लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा बीजेपी के हक में चला गया। तो क्या अब ऐसी ढलाओं की शुरुआत है और उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की पदयात्रा राहुल गांधी की निकलना है, या फिर डीके शिव कुमार चेहरे के तौर पर अब उभर कर आ रहे हैं, या फिर सिद्धारमैया इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं, या फिर यूथ कांग्रेस के नेता भी कर्नाटक से ही आते हैं? ये कौन सी स्थिति है? और इन परिस्थिति के बीच राहुल गांधी भी अब 1-2 नहीं 3-3 दिनों तक का कार्यक्रम बना रहे हैं। ये मैसेज क्या है और 2024 के लिए क्यों धड़कनें दिल्ली की बढ़ी हुई है, जबकि कर्नाटक तो महज एक राज्य है जो दक्षिण का है। लेकिन सवाल पहली बार यह भी है कि अगर दक्षिण का दरवाजा बंद तो कमोवेश बीजेपी की पहचान नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्टी के तौर पर ही रहेगी, और दक्षिण भारत एक जबरदस्त असर के तौर पर जो तेलंगाना से शुरू होगा वह नीचे केरल तक चला जाएगा, और हो सकता है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कर्नाटक से लगता है वहां से ये धारा बननी शुरू हो और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि कर्नाटक के सारे राज्यों के भीतर अगर बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं तो फिर बहुमत 2072 का
2024 में कैसे पा पाएंगे? और अगर नहीं मिल